अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं हम। किसी को कुछ पूछना है पिछले क्लास से तो पूछ ले, वरना इस चैप्टर की लास्ट हेडिंग थी, मैं वो डिस्कस करता हूँ, फिर हमें नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं। चैप्टर नंबर 5, दैट इज फ्री कॉन्सेंट। कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ लें, 5 मिनट हैं आपके पास। इंसो, ये तो मैंने आपको वॉइस नोट भी भेज दिया था कि इंसॉल्वेंट जो होता है, ये तो ग्रुप पे वॉइस नोट सेंड किया था कि इंसॉल्वेंट वो होता है जिसके पर्सनल एसेट्स जो हैं वो पर्सनल लाइबिलिटीज से कम हो जाते हैं, तो वो शख्स इंसॉल्वेंट हो जाता है, जिसका दिवालिया निकल जाता है। और ऐसे किसी शख्स का अगर दिवालिया निकल जाता है तो उसके साथ लॉ मना करता है कॉन्ट्रैक्ट ना करें, क्योंकि कॉमन सेंस की बात है ना। देखें, आप खुद सोचें, एक शख्स जो पहले से ही कर्ज की वजह से दिवालिया निकल चुका है, आप उसके साथ अगर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो लॉ आपको कैसे पैसे दिलाएगा? वो तो पुरानी पैसे नहीं दे पाया, तो इसलिए लॉ ने मना कर दिया कि इंसॉल्वेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट मत करें। और कुछ पूछना है किसी को? भाई, डिस्क्वालिफाइड पर्सन वो होते हैं जिनको लॉ ने मना किया हुआ है कि इनके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। फिर उनके मुख्तलिफ ना कैटेगरीज हैं, मैरिड वुमेन है उसमें, ठीक है, इंसॉल्वेंट है, ये तमाम है। तो डिस्क्वालिफाइड पर्सन का मतलब वो है जिनको लॉ ने मना करा हुआ है, इनके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अच्छा जी, हम आगे चलते हैं। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी एंड कॉर्पोरेशन की हेडिंग रह गई थी, इनकॉर्पोरेटेड अंडर स्पेशल एक्ट। देखिए, कंपनी एक एक्ट के तहत फॉर्म होती है, ठीक है। कंपनी का जब फॉर्म होती है तो देखिए, कंपनी पे थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। कंपनी बेसिकली क्या होती है? एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है जो कि सू अपने नाम से करती है और उस पर सू किया भी जा सकता है, मतलब केस। ठीक है, आप देखिए ना, अगर आप पीएनजी पे केस करने जाएंगे तो आप पीएनजी के नाम पे करेंगे ना, पीएनजी के ऑनर के नाम पे तो नहीं करेंगे, वो तो जिंदा भी नहीं है। या जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उनके नाम पे नहीं करेंगे, आप पीएनजी के नाम पे करेंगे। तो इसीलिए हम कंपनी को कहते हैं कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन की तरह हैसियत रखती है। अब आर्टिफिशियल क्यों करते हैं? क्योंकि कुछ कॉन्ट्रैक्ट कंपनी नहीं कर सकती, फॉर एग्जाम्पल पर्सनल नेचर के, जैसे किसी से शादी वगैरह के वादे नहीं कर सकती, ठीक है। तो इस तरह की चीजें कंपनी परफॉर्म नहीं कर सकती ओनली। अब कंपनी का भी सीन ये होता है कि कंपनी जब आप फॉर्म करते हैं तो उसके दो बड़े इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं, एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, दूसरा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है। आप में से जो इंटर कॉमर्स है उनकी नो हाउ होगी, वो ऑलरेडी फैमिलियर होंगे इन टर्म्स से, वो सुन चुके होंगे अपने प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स के सब्जेक्ट में। तो आर्टिकल पे मैं बात नहीं करूंगा, मैं मेमोरेंडम पे थोड़ी बात कर लेता हूँ कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज बेसिकली अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंपनी। ठीक है, कि वो कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, एक आइन की तरह होता है जिसके अंदर रहते रहते कंपनी ने तमाम काम करने होते हैं। ठीक है, उसमें मुख्तलिफ किस्म के क्लॉज होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्लॉज होता है, नेम क्लॉज होता है, रजिस्टर्ड ऑफिस, लाइबिलिटी क्लॉज, ये तमाम चीजें मेंशन होती हैं। जो हमारे काम की बात यह है कि वो उसमें एक ऑब्जेक्टिव क्लॉज होता है। उस ऑब्जेक्टिव में लिखा हुआ होता है कि ये कंपनी किस काम के लिए फॉर्म हुई है। कंपनी उस ऑब्जेक्टिव से हट के कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती। तो लॉ ने कहा हुआ है कि अगर कंपनी अपने मेमोरेंडम से हट के कोई कॉन्ट्रैक्ट करती है तो उन कॉन्ट्रैक्ट के लिए वो डिस्क्वालिफाइड है, आप उसके साथ वो तमाम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। क्लियर? तो ये बेसिकली है कि आप उसके साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अगर कंपनी अपने मेमोरेंडम के ऑब्जेक्टिव क्लॉज से हट के कोई कॉन्ट्रैक्ट करती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट आप कंपनी के साथ परफॉर्म नहीं कर सकते। ठीक है, उसके लिए कंपनी को लॉ ने डिस्क्वालीफाई करार दे दिया है, सिर्फ उन कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए जो उसके मेमोरेंडम से हट के हो। ठीक है जी, यहां तक क्लियर है? तो हम अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं, और वो है फ्री कॉन्सेंट, जो थोड़ा बड़ा चैप्टर भी है लेकिन आसान भी है। सर दोबारा बता दें, लाइट चली गई थी। सर देखें, लाइट चली गई थी तो आप उसको रिकॉर्डेड लेक्चर में आप सुन लेना, इसके अलावा अगर समझ में ना आया हो तो कोई दूसरी बात करें। ठीक है जी, फ्री कॉन्सेंट करते हैं हम।
देखिए इजी कम इजी गो होता है, जो बहुत आसानी से आता है ना वो आसानी से चला जाता है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं आप में से जो चीज क्लास में पढ़ा दी जाती है, बार बार बताई जा रही होती है, उसी चीज को दोबारा मुझसे व्हाट्सएप पे पूछना है, हालांकि उनके पास बहुत इजी एक्सेस है कि वो रिकॉर्डेड लेक्चर में जाए और वो चीज सुन लें, लेकिन उसके लिए उन्हें मेहनत करनी पड़ेगी कि लैपटॉप खोलना पड़ेगा, फिर बैड लॉग इन करना पड़ेगा, फिर जाके लेक्चर में ढूंढ के सुनना पड़ेगा। ठीक है, तो जो चीज मुश्किल से आती है ना वो मुश्किल देर तक रुकती भी है, लेकिन वो क्या करते हैं, वो उसका शॉर्टकट ढूंढते हैं, वो कहते हैं सर को एक व्हाट्सएप कर दो। तो ऐसे व्हाट्सएप नहीं करा करें, व्हाट्सएप में सिर्फ क्वेश्चंस पूछा करें, ये नहीं बोला करें कि यही हेडिंग एक्सप्लेन कर दें, वो मैं कभी भी नहीं करूंगा, क्योंकि वो ऑलरेडी मैं क्लास में मुख्तलिफ टाइम्स में करता रहता हूँ, और क्लास में मैंने बोला हुआ है जब तक आपको समझ में ना आप आगे ना बढ़ने दें। ठीक है, तो एक तरीकेकार होता है, आप उसी पे चला करें। अब इस तरह के एक्सक्यूजेस के साथ लाइट चली गई थी दोबारा बता दें, ये चीज हो गई थी, ये हो गया था, तो ये तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर भी इजीली जाके सुन सकते हैं। ठीक है, हम बात करते हैं फ्री कॉन्सेंट के ऊपर, क्योंकि हमने जब एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था तो वहां पे भी एक पांचवा एलिमेंट हमने पढ़ा था फ्री कॉन्सेंट का, कि जब भी दो पार्टीज जो है वो आपस में कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट में जो उनका कॉन्सेंट है वो फ्री होना चाहिए, मतलब उनकी विल जो है वो इन्फ्लुएंस नहीं होनी चाहिए। जरा आए कॉन्सेंट की डेफिनेशन के ऊपर। देखिए कॉन्सेंट की डेफिनेशन क्या कहती है, two or more persons are said to consent when they agreed upon the same thing in same sense। कहते हैं कि दो लोग, हम कहते हैं कि उन्होंने अपना कॉन्सेंट दे दिया, दो या दो से ज्यादा लोगों ने, अगर वो सेम थिंग सेम सेंस में एग्री करें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई कार परचेज करने जा रहे हैं तो दोनों का माइंड मैच होना चाहिए कि हाँ ठीक है, वो अपनी मर्जी से कार बेचने के लिए तैयार है, आप अपनी मर्जी से कार खरीदने के लिए तैयार है। ठीक है, लेकिन जैसे कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी के बच्चे को किडनैप कर लिया और कह रहे हैं कि आप अपनी प्रॉपर्टी मुझे सेल आउट करें, जैसे कि नॉर्मली फिल्मों में होता है। ठीक है, तो अब यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे सेम थिंग सेम सेंस में नहीं हो रही है, सामने वाला अपनी मर्जी से आपको चीज नहीं देना चाहता। फॉर एग्जाम्पल मोबाइल स्नैचर आए आपसे मोबाइल छीने और फिर अच्छा इंसान बनने के तौर पर आपको 2,000 रुपए दे दे, तो अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहेंगे मैं तो विलिंग ही नहीं था भाई मोबाइल बेचने के लिए, वो जबरदस्ती लेके चला गया मेरा मोबाइल। ठीक है, या आप मेरे पास आए, मैं आपका मोबाइल उठाऊं और आपके हाथ में पैसे रख दूं, आप बोलेंगे मैं विलिंग ही नहीं हूं, मैं क्यों बेचूं। तो ये क्या हो रहा है, बेसिकली हम लोग कॉन्सेंट नहीं दे रहे दोनों, क्योंकि हम सेम थिंग सेम सेंस में नहीं एग्री कर रहे। आप सोच रहे हैं कि आपको तो मोबाइल सेल आउट ही नहीं करना था और मैं मोबाइल खरीद रहा हूं, तो हमारे सेंसेस ही नहीं मैच हो रहे। तो हम कहते हैं कि कॉन्सेंट क्या होता है, जब सेम थिंग सेम सेंस में हो। ठीक है, सेम थिंग सेम सेंस में हो तो हम कहते हैं कि उसने अपना कॉन्सेंट दे दिया। क्लियर, ये चीज होती है कॉन्सेंट के, जब दो या दो से ज्यादा लोग सेम थिंग सेम सेंस में एग्री कर लें तो हम कहते हैं कि ये कॉन्सेंट हो गया अपना, और इसको बेसिकली कहा जाता है आइडेंटिटी ऑफ माइंड्स। ठीक है, यहाँ पे देखें, मैं हाईलाइट करता हूं, यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है कंसेंसस एड इडम। ठीक है, कंसेंसस एड इडम, ये नोट कर लिएगा अपने भाई, इसके मायने होते हैं आइडेंटिटी ऑफ माइंड्स मतलब एग्रीइंग अपॉन द सेम थिंग इन सेम सेंस। ठीक है, लैटिन है कि कंसेंसस एड इडम के एग्रीइंग अपॉन द सेम थिंग इन सेम सेंस या आइडेंटिटी ऑफ माइंड्स, ये हम कहते हैं कि कॉन्सेंट है, और कॉन्सेंट यहीं से ड्राइव होता है। अब बात करते हैं फ्री कॉन्सेंट क्या है। देखिए फ्री कॉन्सेंट हम क्या कहते हैं, पढ़े, कॉन्सेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय, वो कॉन्सेंट फ्री होता है जो कि इन पांच चीजों से इन्फ्लुएंस ना हुआ हो। कौन कौन सी, कोवर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड या मिस्टेक। ठीक है, अगर इन पांच चीजों से कोई भी कॉन्सेंट इन्फ्लुएंस नहीं हुआ हुआ, इन पांच में से किसी एक से भी इन्फ्लुएंस हुआ हुआ होगा तो हम कहेंगे कॉन्सेंट तो था लेकिन वो फ्री नहीं था। क्योंकि देखिए ना, अगर गन पॉइंट पे भी आपसे कोई बात अपनी मनवा लेता है तो बेसिकली आप तैयार तो हो जाते हैं, कॉन्सेंट तो दे देते हैं, लेकिन आप फ्री कॉन्सेंट नहीं देते, आपका कॉन्सेंट इन्फ्लुएंस्ड होता है, फ्री नहीं होता। ठीक है, तो फ्री कॉन्सेंट
कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होने के लिए फ्री होना जरूरी है कॉन्सेंट का। तो और फ्री कब होता है? जब इन 5 में से किसी एक से भी वो इन्फ्लुएंस ना हुआ हो। किसी एक से भी अगर इन्फ्लुएंस हो गया तो हम कहेंगे कि कॉन्सेंट आपका फ्री नहीं है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। अब बारी बारी इन सबको हमने पढ़ना होगा कि कौन कौन सी चीजें हैं और किस किस तरह से। तो सबसे पहला हमारे पास आता है कोवर्जन। देखिए कोवर्जन क्या होता है? कोवर्जन इज द, आप लोगों को कॉन्सेंट फ्री कॉन्सेंट तक समझ में आ गया? किसी को कुछ पूछना तो नहीं है? ठीक है। कोवर्जन इज द कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट any act forbidden by Pakistan Penal Code or the unlawful detaining or threatening to detain any property to the prejudice of any person, whatever, with the intention of causing any person to enter into an agreement. लेकिन कोवर्जन क्या है? बेसिकली कमिट, या तो आप कर रहे हो या करने की धमकी भी दे रहे हो कोई भी हरकत ऐसी जो कि पाकिस्तान पेनल कोड ने मना की हुई है। ठीक है, जो कि पाकिस्तान के लॉ ने मना की हुई है, पाकिस्तान पेनल कोड ने मना की हुई है। अगर ऐसी कोई भी हरकत आप कर रहे हैं या करने की धमकी दे रहे हैं, कमिट या थ्रेटनिंग टू कमिट, सिर्फ करने की धमकी भी दे रहे हैं, या अगले की प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहे हैं, या होल्ड करने की, डिटेन करने की अपने तौर पे धमकी दे रहे हैं उसको, ठीक है, कि अनलॉफुली डिटेन करेंगे इस गर्ज से कि वो आपके कॉन्ट्रैक्ट में आ जाए, तो हम कहते हैं कि यह आपने कोवर्जन कर दिया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल किसी ने आपके ऊपर गन रखी और आपसे कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लिया। गन रखने का मतलब क्या है? आपकी विल को इन्फ्लुएंस कर रहा है ना, धमकी दे रहा है कि जान से मार दूंगा। किसी ने कोई बच्चा किडनैप कर लिया, ठीक है, आपकी प्रॉपर्टी थी, वो डिटेन कर ली उसने अपने पास, ठीक है, या आपकी कोई दूसरी चीज डिटेन कर ली, आपका कोई गोल्ड वगैरह कोई भी चीज अपने पास अनलॉफुली डिटेन करी हुई है कि कॉन्ट्रैक्ट साइन करो अदरवाइज मैं ये वापस नहीं दूंगा। ये बेसिकली क्या हो रहा है? कोवर्जन ही हो रहा है ना, ये तो कोवर्जन है, क्योंकि ये सारी चीजें पाकिस्तान पेनल कोड ने मना करी हुई है। तो जो भी चीज पाकिस्तान पेनल कोड ने मना करी हुई है, अगर वो आप किसी को थ्रेट कराएं या करें वाकई में वो चीज, या अनलॉफुली कोई चीज डिटेन करें प्रॉपर्टी वगैरह, तो इसको हम कहते हैं कि आपने कोवर्जन करा कॉन्ट्रैक्ट में लाने की गर्ज से अगले को, और उसका कॉन्सेंट फ्री नहीं था, क्योंकि वो कॉन्सेंट कॉज्ड हो गया किससे? कोवर्जन से। तो अगर कोवर्जन शामिल हो गया तो इसका मतलब है कॉन्सेंट फ्री नहीं था, और जो भी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा अब वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। ठीक है, कि मतलब जो भी कॉन्ट्रैक्ट अब बनेगा वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। क्लियर है यहां तक? अब मजीद है, द एक्सप्लेनेशन टू द सेक्शन फर्दर एड्स दैट it is immaterial whether the Pakistan Penal Code is or not enforced in the place where the coercion is implied। कहते हैं कि मजीद सुन लें कि ये बात एक इमटेरियल बात है कि जिस जगह कोवर्जन हुआ है उस जगह पाकिस्तान पीनल कोड एप्लीकेबल था या नहीं था। फॉर एग्जांपल आपने समंदर की हुदूद में करा था, ठीक है, आपने समंदर में दूसरे मुल्क की हुदूद में करा था, वहां पे आपने किसी से कोवर्जन करके कॉन्ट्रैक्ट करा लिया, शिप यहाँ पे पहुंचा, तो आपने जाके कोवर्जन का केस फाइल कर दिया कि भाई मैंने तो ये सूट जो है कोवर्जन की बेस पे इसने मुझसे एग्रीमेंट कराया, मैं तो परफॉर्म नहीं करूंगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, ये तमाम के तमाम वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसमें आपका कॉन्सेंट फ्री ना हो। ये बात हमने पढ़ी थी, ठीक है। और जब वाइडेबल होता है तो दो तरीके होते हैं, या तो आप उसको इकरार कर लें या उसको वाइड कर दें। ठीक है, वो वाइडेबल होता क्या है बेसिकली, कि जब एक या एक, जब एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टी, के ऑप्शन पे आ जाए एक तरफ कि भाई वो पार्टी इसको वाइड कर सकती है। अब कोवर्जन से अगर आपने किसी से कॉन्ट्रैक्ट करा था, ठीक है, उसने गन पॉइंट पे उस वक्त साइन कर दिया, लेकिन अब उसके बाद टाइम है कि वो अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है। ठीक है, तो अब क्या है, देखें, जिस पार्टी के ऊपर आपने गन रखी थी उस पार्टी के पास ये ऑप्शन था कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट को चाहे तो परफॉर्म करता चला जाए, कि आज धमकी दी, कल हो सकता है मार भी दे, अदालतों का तो आपको पता है ना। या दूसरे सीन क्या है, वो बोले नहीं मुझे भरोसा है अदलिया पे, मैं कोर्ट का दरवाजा खटखटाऊंगा, मुझे इंसाफ मिल जाएगा। ठीक है, तो दोनों सूरत हाल। तो अगर वो बोलता है कि नहीं मैं मजीद परफॉर्म नहीं करूंगा, मैं कोर्ट की तरफ जाता हूं, तो हम कहते हैं उसने कॉन्ट्रैक्ट को रेसेंट कर दिया, कैंसिल कर दिया, यानी वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट था ये। जब कॉन्ट्रैक्ट आपका कॉन्सेंट फ्री ना हो तो हम कहते हैं वो वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टी कैन बी अवॉइड, कैन अवॉइड दिस कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, कि एक या एक से ज्यादा पार्टी इस कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड
कर सकती हैं, लेकिन कौन सी पार्टियां करेंगी? जो कि एजरीफ पार्टियां होंगी, जो कि प्लेंटिफ होंगे, जो कि मजलूम होंगे, ठीक है। सिर्फ वही पार्टियां होंगी जिनके विल को, जिनके कॉन्सेंट फ्री नहीं होंगे, जिसके साथ कोवर्जन या बाकी दूसरी कोई ऐसी चीज हुई हो जिससे उसका कॉन्सेंट फ्री ना रहा हो, ठीक है, तो वही पार्टी उसको वो कर सकती है। तो ये बात तो एक इमटेरियल है कि भले जहां पे भी कॉन्ट्रैक्ट बना वहां पे कोवर्जन, पाकिस्तान पीनल कोड अप्लाई होता था या नहीं होता था, लेकिन जब वो सूट फाइल कर दे पाकिस्तान की हदूद में आके, तो फिर कोवर्जन को हम कंसीडर करेंगे अगर वो हुआ था तो, ठीक है। अब मजीद आगे चलते हैं। देखिए जी, the above definition can be analyzed as follows. Coercion implies committing or threatening to commit any act forbidden by Pakistan Penal Code, or unlawful detaining or threatening to detain any property with the intention of causing any person into an agreement. ठीक है जी, कहते हैं कि पहली एग्जाम्पल सुने, कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट, ठीक है, इसके क्या मायने हुए? कहते हैं कि कोर्जन इंप्लाइज कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय द पाकिस्तान पेनल कोड। अगर मैं इसकी एग्जांपल दूं तो आप किसकी ए को बोलें कि अगर तुमने मुझे अपना घर रेंट पे नहीं दिया तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, या अगर तुमने अपनी कार मुझे सेल नहीं करी तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। ये क्या है? ये वो एक्ट है जो कि मना करे हमें पाकिस्तान पेनल कोड ने, मना करे हमें। या मैं क्या करूं? दूसरा क्या है? अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी, ठीक है। जैसे कि इसमें देखें, एक एग्जाम्पल आपकी बुक में ही लिखी हुई है, बड़ी अच्छी मद्रासी जेंटलमैन वाली, पढ़ लिएगा बाद में। कह रहे हैं कि एक विडो है, ठीक है, उनके हस्बैंड की डेथ हो गई। उनके हस्बैंड, देखें, प्रॉपर्टी से हरगिज मुराद ये नहीं है कि सिर्फ वो इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, प्रॉपर्टी आपका बच्चा भी होता है, ये तमाम चीजें होती हैं, ठीक है। तो एक विडो है, उनके हस्बैंड की डेथ हुई भी है, ठीक है। तो वो हॉस्पिटल जा रही है, तो हॉस्पिटल वाले उन्हें कह रहे हैं कि आप जो है एक बच्चा अडॉप्ट करें हमारे पास से, फिर हम आपके हस्बैंड को जो है वो बॉडी को रिलीज करेंगे, ठीक है। इस तरह की बात कर रहे हैं। तो अगर वो ऐसी बात कर रहे हैं या वो बॉडी को रिलीज कर देते हैं, या दूसरी बात आप इस तरह से ले लें, वो कह रहे हैं कि भाई कोई यतीम खाना है, वो कह रहा है कि आप हमारे पास से बच्चा अडॉप्ट करें, फिर हम आपकी जो है तदफीन वगैरह करेंगे हस्बैंड की। तो ये बेसिकली वो क्या कर रहे हैं? वो अनलॉफुली डिटेन कर रहे हैं प्रॉपर्टी को, कि वो कह रहे हैं कि हम आपको बॉडी रिलीज नहीं करेंगे जब तक कि आप जो है वो हमारे पास से बच्चा अडॉप्ट नहीं करते। कोई हॉस्पिटल अगर इस तरह की बात करता है तो फिर उस वक्त हो सकता है वो विडो उनकी बात मान जाए कि चलो यार, मुझे अपने हस्बैंड की बॉडी तो मिलेगी, मैं बच्चा अडॉप्ट करने के लिए एग्री हो जाती हूँ, लेकिन कल को वो इसको कैंसिल करा सकती है कोर्ट जाके कि उस वक्त इन लोगों ने अनलॉफुली डिटेन करी हुई थी मेरी प्रॉपर्टी, ठीक है। या आपको कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए कोई बच्चा वगैरह किडनैप कर ले आपका, ठीक है, कोई किडनैप करा हुआ है, तो वो क्या करा हुआ है? अनलॉफुली आपकी डिटेन करा हुआ है प्रॉपर्टी, कि आप पहले एग्रीमेंट साइन करेंगे, उसके बाद हम आपके बच्चे को रिलीज करेंगे। तो ये तमाम की तमाम चीजें कोर्जन में आती हैं, ठीक है। कि कोई भी कमिट, थ्रेटनिंग टू कमिट या अनलॉफुली डिटेंशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी with the intention to induce the other party to come into the contract, तो ये तमाम की तमाम चीजें आपकी कोवर्जन में आती हैं। क्लियर है? हैंड रेज नहीं करें, क्वेश्चन रिटर्न में लिख दें, हैंड रेज का ऑप्शन बंद हुआ है। अच्छा जी, सेकंड एग्जांपल में, second is the act constituting coercion may be directed at any person and not necessarily at the other party to the agreement. Likewise, it may proceed even from a stranger out to the contract. कह रहे हैं कि कोवर्जन में ये भी जरूरी नहीं है कि दोनों पार्टियां ही, जो शख्स कोवर्जन कर रहा है वो खुद ही एडवांटेज ले, वो किसी और को भी दिला सकता है, और दूसरा वो जरूरी भी नहीं है कि धमकी सिर्फ आपको दे, वो कुछ और भी कर सकता है। स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से भी धमकी दे के आपको कोवर्जन में ला सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए मिस्टर बी के पास जाते हैं और कहते हैं कि अगर तुम मेरे साथ
मुझे अपनी कार सेल नहीं करोगे तो मैं मिस्टर सी को शूट कर दूंगा, जो कि सी उनके दोस्त हैं, बी के दोस्त कह लें, भाई कह लें, कुछ भी कह लें, ठीक है। तो अब यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे बेसिकली वो डायरेक्टली ए को धमकी तो दे रहे हैं, लेकिन शूट करने का किसको कह रहे हैं, सी को। वो धमकी तो बी को दे रहे हैं, लेकिन शूट करने का ए किसे कह रहे हैं, सी को। तो यहाँ पे कोवर्जन को क्या जरूरी नहीं है कि वो डायरेक्ट उन्हीं को, वो किसी को भी हो सकता है, ठीक है, आपको एग्रीमेंट में लाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल वो आपके पास आते हैं और कहते हैं कि अगर तुमने मिस्टर डी को अपनी कार सेल नहीं करी तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। अब अगर देखें तो बेनिफिट वो खुद नहीं ले रहे, वो बेनिफिट किसको दिला रहे हैं, डी को दिला रहे हैं, लेकिन आपको एग्रीमेंट में लेकर आ रहे हैं डी के। किस तरह से, कोवर्जन करके। क्या कह रहे हैं कि अगर डी को तुमने कार सेल नहीं करी तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। तो दर हकीकत वो कोवर्जन करके डी को बेनिफिट दिला रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों चीजें कोवर्जन में हो सकती हैं कि आप अपने लिए भी कुछ करवा सकते हैं या किसी और के लिए भी, और धमकी आप सामने वाली पार्टी को भी डायरेक्ट दे सकते हैं या उसके किसी जान पहचान वाले के हवाले से भी कर सकते हैं। फिर तीसरी बात वही है कि ये बात मैटर नहीं करती कि पाकिस्तान पेनल कोड वहां अप्लाई होता है या नहीं होता। अगर कॉन्ट्रैक्ट कहीं पे भी हुआ हो, लेकिन अगर उसका सूट फाइल पाकिस्तान में आके कर दे पार्टियां, तो हम कहते हैं कि कोवर्जन अप्लाई होना है, आपको प्रूफ करना है, ठीक है। अब मजीद आ जाए आगे, दो हेडिंग्स हैं, पहली मैं पढ़ रहा हूं, दूसरी अभी आप सोचें कि किसी को खुदकुशी की धमकी देना कोवर्जन है कि नहीं है। क्योंकि ये याद रखिएगा, किसी को खुदकुशी की धमकी देना सजा का मुस्तहिक नहीं होता बंदा। अगर आप किसी को खुदकुशी की धमकी दें कि अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं अपने आप अपनी जान दे दूंगा, इससे आप पे कोई सजा नहीं आती। सजा तब है जब सिर्फ आप, और जब आप खुदकुशी कर लेते हैं तो भी आप पे कोई सजा नहीं आती, क्योंकि आप जिंदा रहते ही नहीं। सजा सिर्फ अटेम्प्ट टू सुसाइड पे आ रही है, ठीक है। पनिशेबल क्या है, अटेम्प्ट टू सुसाइड, कि जब सुसाइड करने की आप अटेम्प्ट दे लें वो पनिशेबल है। किसी को सिर्फ धमकी दें आप खुदकुशी करने की, वो भी पनिशेबल नहीं होता पाकिस्तान पेनल कोड की नजर में, ठीक है। आप खुदकुशी कर लेते हैं फिर तो कॉमन सेंस की बात है कि आप जिंदा ही नहीं है, पनिशेबल क्या होगा अगर आप सक्सेसफुल रहते हैं। हाँ, अगर आप सिर्फ अटेम्प्ट देते हैं खुदकुशी करने की, कि आप जान के किसी जान पहचान वाले के पास ही खड़े हो गए जहर पीते हैं कि यार अगर वो मुझे हॉस्पिटल ले जाएगा टाइम से और मैं बच जाऊंगा, ठीक है। अक्सर लोग ऐसा कर रहे होते हैं। तो इसमें सीन क्या है, इसमें सीन ये कि आप अटेम्प्ट दे रहे हैं, ये जो अटेम्प्ट देना है सिर्फ ये पनिशेबल, ठीक है। तो इस चीज को भी थोड़ा आप लोग सोचिएगा कि भाई खुदकुशी करना जो है वो कोवर्जन होगा नहीं होगा, या किसी को खुदकुशी की धमकी देना कोवर्जन होगा नहीं होगा, ठीक है। मैं इससे पहले वाली हेडिंग तब तक पढ़ाता हूँ, थ्रेट टू फाइल अ सूट। अच्छा, जिसको अगर आंसर समझ में आ जाए तो वो मुझे मैसेज कर दिएगा इस पर, 5 मिनट दूंगा मैं इसके बाद पढ़ने के लिए। थ्रेट टू फाइल अ सूट, to threaten a criminal or civil prosecution does not constitute coercion because it is not act forbidden by Pakistan Penal Code, but a threat to file a suit on a false charge constitute coercion. For such an act is forbidden by the Pakistan Penal Code (PPC). ठीक है, कह रहे कि किसी को केस करने की धमकी देना, सूट फाइल करने की धमकी देना कोवर्जन है नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसा एक्ट है जो पाकिस्तान पेनल कोड ने मना ही नहीं करा। आप कर सकते हैं, ठीक है, आप किसी पे सूट फाइल कर सकते हैं, बशर्त ये कि सच्चा मुकदमा, झूठा मुकदमा वो कोवर्जन है। अगर आप किसी को झूठा मुकदमा फाइल करने की धमकी दे रहे हैं ना, तो वो आप कोवर्जन कर रहे हैं कि तुम मुझसे कॉन्ट्रैक्ट करो वरना मैं तुम पे झूठा केस बना के डाल दूंगा, ठीक है। ये आप किसी के साथ कोवर्जन कर रहे हैं। लेकिन अगर सच्चा केस है और वो धमकी आप दे रहे हैं तो वो बेसिकली कोवर्जन नहीं है, ठीक है, वो कोवर्जन में नहीं आता। झूठा मुकदमा करना वो कोवर्जन। इसी तरह थ्रेट टू कमिट सुसाइड, अब इसको पढ़े 5 मिनट और कोई बताना चाहे तो बता दे, मैसेज में लिख दे आंसर।
ब्लू वेल गेम, ये क्या है भाई? ये तो गेम था, मैंने भी ढूंढा था, मुझे मिला नहीं था। तो ब्लू वेल गेम क्या था? इससे क्या मायने देना चाह रहे हो तुम? थ्रेट टू फाइल अ सूट की कोई एग्जांपल सर? थ्रेट टू फाइल अ सूट की बहुत सी एग्जांपल है। अगर आपको पता है किसी साहब ने कोई गलती करी हुई है, उन पे कोई, उन्होंने जुर्म किया था, आप उसको अगर सच्चे केस की धमकी दे रहे हैं मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट में आ जाओ वरना तुम पे मैं वो केस फाइल करवा दूंगा, तो ये बेसिकली आप कोवर्जन थोड़ी कर रहे हैं, ये तो उसको थ्रेट सही दे रहे हैं आप। प्रेजेंट केस है उसका। ठीक है, हाँ फॉल्स केस, झूठा मुकदमा बनाने की धमकी है तो वो फिर गलती है। ठीक है, वो फिर गलती है। ठीक है जी। ठीक है जी। थ्रेट टू कमिट सुसाइड एक कोवर्जन है। ठीक है। ठीक है, वो पनिशेबल नहीं है। ठीक है, कि किसी को खुदकुशी की धमकी देना पनिशेबल नहीं है। ये बात समझ में आती है कि अगर आप किसी को थ्रेट टू कमिट सुसाइड कर रहे हैं तो वो धमकी नहीं है। ठीक है, ये बात हमारी समझ में आ रही है। लेकिन सॉरी, पनिशेबल नहीं है, ये बात तो क्लियर हो रही है। लेकिन थ्रेट टू कमिट सुसाइड कोवर्जन होती है किस तरह से, मैं वापस से डेफिनेशन पे आता हूं। देखें, डेफिनेशन में लिखा है कोवर्जन इज द कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय, जो चीज कानून ने, पाकिस्तान पिनल कोड ने आपको मना की हुई है। उन्होंने कहीं नहीं लिखा एनी एक्ट पनिशेबल बाय द पाकिस्तान पिनल कोड। ठीक है, उन्होंने लिखा है एनी एक्ट फॉरबिडन बाय द पाकिस्तान पिनल कोड, जो कि कोर्ट ने मना की हुई है। तो खुदकुशी करना मना है, खुदकुशी की धमकी देना भी मना है। ठीक है, तो ये चीज कोवर्जन होती है। ठीक है, आप इसको पढ़ेंगे तो यही है, नीदर सुसाइड नॉट थ्रेट टू कमिट सुसाइड इज पनिशेबल अंडर द पाकिस्तान पिनल कोड, ओनली एन अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड इज पनिशेबल अंडर इट। ठीक है, बाकी ये पूरा एक केस लिखा हुआ है इन्होंने कि इन्होंने एक कोर्ट का जिक्र किया हुआ है कि उस कोर्ट ने उसको कोवर्जन करार दिया। क्यों दिया? क्योंकि उन्होंने यही देखा कि कोवर्जन क्या है, वो चीज जो कानून ने मना की हुई है, ना कि वो चीज जो कानून में पनिशेबल है। तो कमिट सुसाइड करना या सुसाइड करने की धमकी देना, ये चीजें मना है पाकिस्तान पिनल कोड में। तो जो चीज मना है वो कोवर्जन होती है। तो थ्रेट टू कमिट सुसाइड इज अ कोवर्जन। ठीक है, आगे चलते हैं हम। ड्यूरेस, देखिए ड्यूरेस जो टर्म है इसको मैं मजीद बता देता हूं आपको। द टर्म ड्यूरेस इज यूज्ड इन इंग्लिश लॉ टू डिनोट इलीगल इम्प्रिजनमेंट और ईदर एक्चुअल और थ्रेटेंड वायलेंस ओवर द। बेसिकली ड्यूरेस क्या होता है? ये भी किसी का कॉन्सेंट लेने के लिए यूज करते हैं, लेकिन ये इनलीगल इम्प्रिजनमेंट है कि किसी को आप गैर कानूनी तरीके से कैद कर लें अपने पास, गैर कानूनी तरीके से कैद करें और फिजिकली उसके ऊपर वायलेंस करें, उसको मारें, ये सब करें। तो वो कहते हैं कि ड्यूरेस और कोवर्जन जो है वो एक ही चीज है। ठीक है, लेकिन अगर इसमें डिफरेंस है, किस तरह से देंगे? ड्यूरेस क्या है? दरअकीकत आपने किसी को गैर कानूनी तरीके से अपने पास कैद में रख लिया और उसको आपने फिजिकल वायलेंस किया। The term duress is used in English law to denote illegal imprisonment or either actual or threatened violence over the body of another or his wife or children with a view to obtain the consent of that party to the agreement. In short, the duress, the act or threat must be aimed at the life, liberty of the other party to the contract or the members of his family. तो बेसिकली ये क्या है? फिजिकल वायलेंस ही होगी। ठीक है, फिजिकली आप किसी को वायलेंस करें मतलब डायरेक्ट जान पे बनाती है, तो ये बेसिकली ड्यूरेस पे आ रहा होता है। लेकिन अगर कोवर्जन की टर्म हम देखते हैं तो ये मोर वाइडर है बनिस्बत ड्यूरेस की, ये ज्यादा बड़ी टर्म है। क्यों? क्योंकि इसमें ना सिर्फ ड्यूरेस शामिल हो रहा है कि ठीक है आप किसी को धमकी दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, कमिट कर रहे हैं, फिजिकल वायलेंस कर रहे हैं, ना सिर्फ ये चीजें शामिल हो रही हैं बल्कि अनलॉफुल डिटेंशन ऑफ प्रॉपर्टी भी शामिल हो रहा है कि आप किसी की प्रॉपर्टी को अनलॉफुली अपने पास डिटेन कर लें, तो वो एरिया भी शामिल हो रहा है। तो अगर हम देखें तो ड्यूरेस से ज्यादा वाइडर टर्म क्या है? कोवर्जन की है, क्योंकि कोवर्जन के अंदर ना सिर्फ ड्यूरेस आ रहा है बस कि उसके अंदर अनलॉफुल डिटेंशन ऑफ प्रॉपर्टी भी आ रहा है। ठीक है, तो कोवर्जन का एक वाइडर स्कोप है। ठीक है, अब कुछ इफेक्ट्स होते हैं कोवर्जन के।
उनको देख लेते हैं। A contract brought about coercion is voidable at the option of the party whose consent was so caused. This means that the aggrieved party may either exercise the option to affirm the transaction and hold the other party bound by it, or repudiate the transaction by exercising a right of rescission. As per section 64, if the aggrieved party opts to rescind the voidable contract, he must restore any benefit received by him under the contract to the other party from whom received. The burden of proof that coercion was caused lies on the party who wants set aside the contract on the plea of coercion. ठीक है जी। बेसिकली वो कह क्या रहे, देखिए वो कह रहे हैं कि कोवर्जन का इफेक्ट क्या होता है जब भी किसी का कॉन्सेंट फ्री नहीं होता, आप उसके साथ कोवर्जन करते हैं। ये बहुत पहले मुझसे किसी ने पूछा भी था एक सवाल, वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में सर रिस्टोरेशन होगी क्या क्या होगा, तो वो आज हम बारी बारी देखते हैं। तो सबसे पहले तो देखें कोवर्जन में क्या होगा। कोवर्जन जब भी आप करते हैं तो कोवर्जन में होता क्या है, बेसिकली जब किसी के साथ कोवर्जन हो जाए, उसका कॉन्सेंट कॉस्ट हो जाए बाय कोवर्जन, तो उसके बाद दो ऑप्शन आ जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट साइन के बाद। पहला तो आ जाता है कि भाई वो चाहे तो इसको एग्री करे और आगे भी कंटिन्यू कर ले कि चलो यार अब तो हो ही गया, परफॉर्म कर लो। दूसरा आता है कि नहीं, इसको रिप्यूडिएट कर दे, ये मतलब रिसेंट कर दे, कैंसिल कर दे। ठीक है, तो अगर वो कैंसिलेशन की तरफ जाता है तो अगर उसने भी कोई बेनिफिट लिया था कॉन्ट्रैक्ट से तो वो रीस्टोर करेगा। फॉर एग्जांपल आपसे कॉन्ट्रैक्ट तो गन पॉइंट पे हुआ है, लेकिन आपको एडवांस चेक मिल गया है जो आपके अकाउंट में आ गया, तो वो जो चेक है जो आपने एडवांस में रिसीव किया है वो भी आज आप वापस करेंगे जब आप रिसेंट के ऑप्शन की तरफ जाएंगे रिप्यूडिएट करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट होगा कोवर्जन में। अच्छा, बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे आएगा? बर्डन ऑफ प्रूफ उस शख्स पे आएगा जो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कराना चाहता है, मतलब एग्रीव पार्टी। वो बताएगा कि भाई मेरे साथ कोवर्जन हुआ था, ठीक है, ये उसको प्रूफ करना है कि उसके साथ कोवर्जन हुआ था। तो बर्डन ऑफ प्रूफ चला जाता है एग्रीव पार्टी के ऊपर। ठीक है जी, यहां तक क्लियर है? ये पूरा आपका कोवर्जन का एरिया था। यहां से किसी को कुछ पूछना है तो पूछें, वरना हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, अनड्यू इन्फ्लुएंस पे। वैसे तो आसान से ही चैप्टर है ये, बहुत बड़ा है लेकिन आसान बहुत। एक सवाल पूछा है किसी ने, इफेक्ट बता दें वापस। देखिए इफेक्ट्स क्या होगा जब भी किसी के साथ कोवर्जन होता है तो उसके बाद दो ऑप्शन आते हैं, या तो लास्ट वाला पॉइंट वही इफेक्ट का ही हो गया ना, जब भी किसी के साथ कोवर्जन होता है तो उसके पास दो ऑप्शन आते हैं। ठीक है, या तो वो कॉन्ट्रैक्ट को एग्री करे आगे, वो कंटिन्यू कर ले, या दूसरा पॉइंट क्या होता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंड कर दे। दो ऑप्शन। अगर चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट को एग्री करता है तो फिर तो ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो जाएगा जिस तरह का वो फॉर्म होता। लेकिन अगर वो कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंट करता है, रिप्यूडिएट की तरफ जाता है, तो फिर अगर उसने कोई बेनिफिट उसने भी लिया था कॉन्ट्रैक्ट से तो वो भी वो वापस करेगा। फॉर एग्जाम्पल आपसे कोई मोबाइल लेने आया था, वो गन पॉइंट पे कॉन्ट्रैक्ट करके आपको 10,000 रख दिया कि बाकी मैं बाद में दूंगा 10,000। मोबाइल 1 लाख का था लेकिन वो बहरहाल आपसे कम में कर गया, जो भी कर गया। ठीक है, अब जो आप रिप्यूडिएशन की तरफ जा रहे हैं कि कैंसिलेशन की तरफ जा रहे हैं, तो जो 10,000 आपने लिए थे वो आपको वापस करने। ठीक है, तो रीस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट होगा। बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे आएगा? वो उस पे आएगा जो बोलेगा कि मेरे साथ कोवर्जन हुआ है। ठीक है, जो खुद से बोलेगा कि मेरे साथ कोवर्जन हुआ है वही प्रूफ करेगा। क्लियर है यहां तक? ठीक है जी, आगे चलते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस के ऊपर। देखिए, a contract is said to be induced by undue influence where, कि हम कहेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट में अनड्यू इन्फ्लुएंस हो गया, वो अनड्यू इन्फ्लुएंस से इंड्यूस्ड हो गया जहां पे द रिलेशन subsisting between the parties are such that one of the parties is in a position to dominate the will of the other। कि पार्टीज के बीच में कुछ ऐसा रिलेशन है कि उनमें से एक जो है वो डोमिनेंट है कि वो अगले की विल को डोमिनेट कर सकता है, अगले की विल पे काबू पा सकता है। कैसे होते हैं ऐसे रिलेशन? जैसे कि मेरा और मेरे सबऑर्डिनेट का होगा जो मेरे अंडर में जॉब कर रहा है।
मैं उनकी विल पे काबू पा सकता हूँ। आपके घर में मास्टर एंड सर्वेंट, जो मालिक और नौकर का रिश्ता होता है, वो भी ऐसा ही होता है। डॉक्टर और पेशेंट का भी ऐसे ही होता है। वकील और क्लाइंट का भी रिश्ता ऐसे ही होता है। ये वो लोग हैं जो अगले की विल पे काबू पा सकते हैं। दूसरा, ही यूजेस द पोजीशन टू ऑब्टेन एन अनफेयर एडवांटेज ओवर द अदर, कि वो उस पोजीशन को यूज भी करे, जो डोमिनेटिंग पोजीशन में था, जो डोमिनेंट था, वो उस पोजीशन को यूज भी करे दूसरे के ऊपर एक अनफेयर एडवांटेज लेने के लिए। देखिए ना, जैसे कि मैं आपको बताऊं, मैं हूं, मुझे अपने सबॉर्डिनेट का, अपने अंडर में जो जॉब करते हैं, उनका एक मोबाइल पसंद आ गया फॉर एग्जाम्पल। अब मैं उससे कहूं अपना मोबाइल सेल कर रहे हो, मना कर देगा, वो मना कर देगा, क्योंकि वो नहीं बेचना चाहता। लेकिन अगर मैं इसको इस तरह से कहूं कि लगता है तुम्हें इस बार की पोजीशन, इस बार तुम्हें इंक्रीमेंट नहीं चाहिए या बोनस नहीं चाहिए, अब ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं एंटी इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ, क्योंकि अब वो एग्री हो जाएगा। मैं बेसिकली उससे डोमिनेंट हूँ, हमारे बीच में रिलेशन ऐसा है कि मैं डोमिनेंट हूँ। और दूसरी चीज मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपनी पोजीशन को यूज भी कर रहा हूँ उसके विल को डोमिनेट करने के लिए, उसके विल पे काबू पा रहा हूँ, अपनी पोजीशन को यूज कर रहा हूँ ताकि एक अनफेयर एडवांटेज ले लूं कि जो मोबाइल फोन वो मुझे सेल नहीं करना चाह रहा था, मैंने बोला कि नहीं, मैं जो है ये मोबाइल तुमसे वैसे ले रहा हूँ, उसके विल को डोमिनेट कर रहा हूँ। मैंने कहा ना कि भाई तुम्हें लग रहा है इस बार प्रमोशन नहीं चाहिए या तुम्हें इस बार इंक्रीमेंट नहीं चाहिए, तो ये बेसिकली मैंने क्या करा, मैंने विल को डोमिनेट करा और अपनी पोजीशन को भी यूज करा कि मैं उसके ऊपर एक अनफेयर एडवांटेज ले सकूं। तो अनड्यू इन्फ्लुएंस में ये बहुत जरूरी है कि दोनों पार्टीज के दरमियान जो रिलेशन हो वो नियर रिलेशन, सॉरी, ऐसा रिलेशन हो जिसमें एक पार्टी डोमिनेट हो दूसरे के ऊपर, और जो डोमिनेटिंग पार्टी है ये भी जरूरी है कि वो अपनी पोजीशन को यूज करे एक अनफेयर एडवांटेज लेने के लिए दूसरे के ऊपर। तो ये आपके पास आता है अनड्यू इन्फ्लुएंस। अब मजीद आते हैं कि कब हम कहते हैं कि एक पर्सन जो है वो दूसरे की पोजीशन को, पर्सन इज डीम्ड टू बी इन अ पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अनदर, कि कब हम किसी शख्स को ये तसव्वुर करेंगे, ये ख्याल करेंगे कि ये अगले की विल को डोमिनेट कर सकता है जो इसके रिलेशन में, वेयर ही होल्ड्स अ रियल और अपरेंट अथॉरिटी ओवर द अदर, वो एक अपर अथॉरिटी रखता है। फॉर एग्जाम्पल, इसमें लिखी भी है मास्टर एंड सर्वेंट की अपर अथॉरिटी है ना मास्टर की, वो विल को डोमिनेट कर सकता है सर्वेंट की। पुलिस ऑफिसर एंड एक्यूज्ड की, मतलब जो थाने का एसएचओ होता है उसके अंडर में जो बंद हो रहे, जेल में मुजरिम बंद होते हैं, ठीक है, वो भी उनकी विल को डोमिनेट कर सकता है डोमिनेटिंग पोजीशन में। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा, वेयर ही स्टैंड अ फ्यूजरी रिलेशन टू द अदर। फ्यूजरी रिलेशन मीन्स अ रिलेशन ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। Such a relationship is supposed to exist in the following cases। कह रहे हैं कि जहां पे फ्यूजरी रिलेशन, भरोसे का रिश्ता हो, करीबी, एक ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस का रिश्ता हो, तो ऐसे रिलेशन में भी हम कहते हैं कि विल डोमिनेट हो जाती है, एक शख्स डोमिनेटिंग पोजीशन में होता है। जैसे कि बाप और बेटे का रिश्ता, फादर एंड सन का रिश्ता, गार्जियन एंड वार्ड का रिश्ता, सॉलिसिटर एंड क्लाइंट का रिश्ता, मतलब वही वकील और क्लाइंट का रिश्ता, डॉक्टर एंड पेशेंट, ठीक है। फिर जो गुरु एंड डिसिपल, जो जो ये आपके हमारे उसमें कहें तो जैसे मुरीद और मुर्शिद जो होते हैं, इनका भी रिश्ता, ठीक है, ये एक भरोसे का रिश्ता है। इनके अंदर भी मुरीद जो है, मुर्शिद जो है, वो डोमिनेट कर रहे होते हैं, अगले की विल को डोमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। तो वहां पे भी है। इसी तरह डॉक्टर एंड क्लाइंट पे है, पेशेंट पे है कि डॉक्टर भी पेशेंट की विल को डोमिनेट कर सकता है, ठीक है, यहाँ पे भी सीन है। इसी तरह सॉलिसिटर एंड क्लाइंट, ठीक है। 1 मिनट, सवाल आया सर, अगर डोमिनेट पार्टी ब्लैकमेल करे तो भी तो ब्लैकमेल ही तो अंडर इन्फ्लुएंस हो रहा है बेसिकली, कि वो अपनी पोजीशन को यूज कर रहा है। ब्लैकमेल देखो बेसिकली बहुत वाइडर टर्म है, ठीक है, ब्लैकमेल एक बहुत वाइडर टर्म है। किस तरह से? क्योंकि ब्लैकमेल में कोवर्जन भी तो आ रहा है, आप किसी के बच्चे को किडनैप करके उसका ब्लैकमेल कर रहे हो, ठीक है, तो ब्लैकमेल एक बहुत वाइडर टर्म है, ठीक है, तो इसलिए ब्लैकमेल ही हम अंडर इन्फ्लुएंस का वर्ड यूज करेंगे, ठीक है जनाब। तो
एक मिनट होल्ड करें। ठीक है जी, तो बेसिकली अनड्यू इन्फ्लुएंस में आपके पास दूसरा आ गया फ्यूचर रिलेशन के, एक भरोसे का जो रिश्ता होता है वो भी आपके पास एक अनड्यू इन्फ्लुएंस के ऊपर आ जाता है। ठीक है, कि फादर एंड सन, गार्जियन वार, पेशेंट एंड डॉक्टर। ठीक है, डॉक्टर भी बिल्कुल डोमिनेट करता है, ये भी भरोसे का रिश्ता है ना, कि अगर आप हॉस्पिटल के बेड पे लेटे हो तो डॉक्टर जो भी है वही मान रहे होते हैं, तो ये भी एक फ्यूचरी रिलेशन है। ठीक है, इसी तरह थर्ड वन क्या है, वेयर ही मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ पर्सन हुज मेंटल कैपेसिटी इज टेम्परली और परमानेंटली अफेक्टेड बाय अ रीजन ऑफ एज, इलनेस और मेंटल और बॉडी डिस्ट्रेस, या ओल्ड इलिटरेट पर्सन। अगर आपका किसी ओल्ड इलिटरेट पर्सन से रिश्ता है, ठीक है, ऐसी कोई चीज है, तो वो भी आप जो है अनड्यू इन्फ्लुएंस में आता है। ठीक है, ये भी चीज एक अनड्यू इन्फ्लुएंस में आती है। क्लियर? सवाल देख लेते हैं, इस पे सवाल क्या आया हुआ है। सॉलिसिटर वकील को कहते हैं। व्हाट इज सॉलिसिटर? इसका मतलब है वकील। क्लियर? फिर नेक्स्ट आपके पास आता है it is to be observed that for proving the use of undue influence, both the elements mentioned above, namely the other party was in a position to dominate his will, the transaction was an unfair one, must be established. ठीक है, कह रहे हैं कि ये तमाम चीजें जो हमने ऊपर डिस्कस करी हैं, इनके अंदर अनड्यू इन्फ्लुएंस क्रिएट हो जाता है क्योंकि पार्टीज ऐसी पोजीशन पे होती हैं। सर आवाज कट रही है आपकी, सर पॉइंट सी दोबारा रिपीट कर दें। एक मिनट, आवाज को मैं चेक करता हूँ, एक मिनट जरा वेट करें, मैं कॉल रिसीव कर लूँ मैं।
चलिए, बड़ी माजरत, मेरी कॉल आ गई थी। अच्छा, पॉइंट आप लोग पूछ रहे हैं, मैं कौन सा बताऊं? सर आवाज कट रही है आपकी, ये देखो अब सही हो गई होगी शायद। बाकी तो किसी को आवाज का कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? सर पॉइंट सी दोबारा रिपीट कर देखिए, पॉइंट सी क्या है? वेयर ही मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ पर्सन हुज मेंटल कैपेसिटी इज टेम्पररी और परमानेंटली अफेक्टेड। देखिए, आप जब किसी ऐसे शख्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट करें जिसकी मेंटल कैपेसिटी अफेक्टेड हो गई हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप किसी 90 साल के बंदे से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, अब उसकी मेंटल कैपेसिटी अफेक्टेड हो गई है, तो आप उसकी विल को डोमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, बॉडी डिस्ट्रेस की वजह से हो सकती है, या किसी इलिटरेट पर्सन की विल को आप डोमिनेट कर सकते हैं। तो बेसिकली पॉइंट नंबर सी हमें ये कह रहा है कि अगर ऐसा भी कोई केस है, फॉर एग्जाम्पल अब आप हैं, आप यंग हैं, 18-20 साल उम्र होगी, आप एक 90 साल के बंदी की विल को डोमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उसकी सोचने समझने की सलाहियत में और आपकी सोचने समझने की सलाहियत में बड़ा फर्क है, तो आप उसकी विल को डोमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो पॉइंट नंबर सी बेसिकली ये कह रहा है कि अगर ऐसा भी केस है तो वो अनड्यू इन्फ्लुएंस हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉइंट सी रिपीट कर दिया मैंने। ठीक है, 3 में अनड्यू इन्फ्लुएंस फिर से बता दें, ये तो अभी बता दिया ना कि अगर आप किसी ऐसे शख्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं जिसकी विल को आप डोमिनेट कर सकते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा एजेड हो गया है, तो ये अनड्यू इन्फ्लुएंस में आता है। ठीक है, आप किसी 90 साल के बंदे से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आप उसकी विल को डोमिनेट कर सकते हैं, या कोई इलिटरेट पर्सन से आप कर रहे हैं तो वहां पे भी आपके बीच में एक अनड्यू इन्फ्लुएंस क्रिएट हो जाएगा। फिर आप आते हैं प्रिजम्पशन ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस। ठीक है, कि कहाँ कहाँ पे अनड्यू इन्फ्लुएंस को गुमान करते हैं, कहाँ नहीं करते, ये देख लेते हैं। अनड्यू इन्फ्लुएंस इज प्रिज्यूम्ड टू एग्जिस्ट अंडर द सर्कमस्टांसेस मेंशन्ड अबव इन सब क्लॉजेस ए, बी एंड सी। कह रहे ऊपर वाले तीनों क्लॉजेस के अंदर अनड्यू इन्फ्लुएंस गुमान किया जाता है कि इन जगहों पे अनड्यू इन्फ्लुएंस है। एक मजीद आगे देखें, इन अदर वर्ड्स फॉर एग्जांपल वेयर द रिलेशनशिप बिटवीन द कॉन्ट्रैक्टेड पार्टीज दैट ऑफ अ मास्टर एंड सर्विस फादर एंड सन, डॉक्टर एंड पेशेंट, सॉलिसिटर एंड क्लाइंट, और वेयर वन ऑफ द पार्टीज ऑफ टू द कॉन्ट्रैक्ट इज एन ओल्ड इलिटरेट पर्सन, देयर इज नो नीड ऑफ प्रूविंग द यूज ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस बाय द पार्टी हुज कंसर्न वाज सो कॉस्ट, merely status of parties is enough to prove the existence of undue influence in these cases। कह रहे हैं कि भाई जो भी ऊपर केसेस हमने डिस्कस कर रहे हैं, जैसे कि मास्टर एंड सर्विस है, पेशेंट एंड डॉक्टर है, सॉलिसिटर एंड क्लाइंट, इन तमाम केसेस के अंदर आपको अनड्यू इन्फ्लुएंस प्रूव करने की भी जरूरत नहीं है। सिर्फ आप अपना रिलेशन प्रूव कर देंगे, जी ये डॉक्टर थे, मैं इनका पेशेंट था। ठीक है, यही प्रूफ करना काफी होगा कि यहाँ पे अनड्यू इन्फ्लुएंस एग्जिस्ट करता है लॉ की नजर में। ठीक है, सिर्फ इतना ही प्रूफ करना काफी होगा कि यहाँ पे अनड्यू इन्फ्लुएंस लॉ की नजर में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, क्लियर है ये बात? अब मेयरली स्टेटस ऑफ पार्टीज, ठीक है, मजीद आगे पढ़े, प्रिजम्पशन ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस इज आल्सो देयर इन केस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट बाय और विद अ पर्दानशी वुमन। पर्दानशी वुमन क्या होती है लॉ की नजर में? थोड़ी डिफरेंट होती है, आप लोग शायद उसको थोड़ा डिफरेंट समझते हो। ठीक है, पर्दानशी वुमन इसमें आगे है, और ये आप कल पढ़ के भी आइएगा, क्योंकि ये मैं पूछ भी लूंगा किसी से, पर्दानशी वुमन माइक ऑन करवा के उसका कि क्या है। तो पर्दानशी वुमन के केस में भी अनड्यू इन्फ्लुएंस कभी कभी आ जाता है, वहां पे भी लाए करता है। ठीक है, तो ऊपर वाले जितने भी केसेस थे ए बी सी क्लॉजेस में जो आपने पढ़े, वहां पे उन केसेस के अंदर सिर्फ अपना रिश्ता ही आप अगर प्रूफ कर दें तो हम कहते हैं कि अनड्यू इन्फ्लुएंस लाजमी एग्जिस्ट करता होगा, क्योंकि इनका रिलेशन ही इस तरह का है। ठीक है, फिर आगे आते हैं, हम कहते हैं कि पर्दानशी वुमेन में भी करता है। फिर मजीद आगे है, देयर इज हाउएवर नो प्रिजम्पशन ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस इन द फॉलोइंग केसेस। लेकिन ये केसेस वो हैं जिनके अंदर अनड्यू इन्फ्लुएंस को गुमान नहीं किया जाता, इनके अंदर गुमान नहीं किया जा रहा। ठीक है, इनके अंदर आपने प्रूफ करना पड़ेगा, ऊपर वाले में सिर्फ आपने रिलेशन प्रूफ करना है। एक मिनट, क्वेश्चन पूछा कि तेने पढ़ना किताब से ही है भाई। ठीक है, अब ये वाले जो केसेस नीचे लिखे हुए देखिए, ऊपर वाले जो केसेस थे उनके अंदर अनड्यू इन्फ्लुएंस आपने प्रूफ नहीं करना था, आपने सिर्फ अपना रिश्ता प्रूफ करना था, हम खुद ही समझ जाते कि अनड्यू इन्फ्लुएंस लाजमी हुआ होगा। लेकिन ये जो केसेस हैं इनके अंदर आपने प्रूफ करना है कि अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है। जैसे हस्बैंड एंड वाइफ, देखिए अगर सिर्फ इंगेज टू मैरी है, शादी होने का वादा वादा हो रहा है, तो वहां तो अनड्यू इन्फ्लुएंस हो जाता है कि अभी शादी हुई नहीं है। ठीक है, वहां पे हो जाता है इस तरह का अनड्यू इन्फ्लुएंस। लेकिन अगर हस्बैंड एंड वाइफ है, ऑलरेडी मैरिड हुए हैं, वहां पे अनड्यू इन्फ्लुएंस प्रूफ करना पड़ेगा, खुद से एग्जिस्ट नहीं करता। मदर एंड डॉटर में भी, फादर एंड सन में ऑलरेडी हम अज्यूम करते हैं कि हाँ अनड्यू इन्फ्लुएंस होगा,
लेकिन मदर एंड डॉटर में अंडू इन्फ्लुएंस को आपने प्रूव करना है, ग्रैंडसन एंड ग्रैंडफादर में भी प्रूव करना है, लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट में भी प्रूव करना होता है, और क्रेडिटर एंड डेटर में भी आपने, अगर आप एलिगेशन लगा रहे हैं अंडू इन्फ्लुएंस की, तो आपने प्रूफ करना है। प्रूफ कौन करेगा? लाजमी सी बात है जो एलिगेशन लगाएगा कि अंडू इन्फ्लुएंस हुआ है। ठीक है जी, सॉरी, ठीक है, इन केसेस में तो अंडू इन्फ्लुएंस लगाएगा, वो प्रूफ करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं, 1 मिनट सवाल देख लेते हैं आखिरी। सर, एनी वुमेन हु यूज्ड टू लिव इन seclusion or used to practice पर्दा is known as पर्दानशी वुमेन। बेटा ये पढ़ना तुम, ये पहले पढ़ लेना फिर मुझे बताना, ठीक है। देखें, बर्डन ऑफ प्रूफ मजीद देख लेते हैं। Burden of proof and rebutting the presumption. In cases where there is a presumption of undue influence, the burden of proving that the person who was in a position to dominate the will of another did not use it. अब देखें, undue influence में burden of proof बड़ा अजीब है। कुछ केसेस आपने ऐसे पढ़े जहां पे सिर्फ रिश्ता ही देख के पता चल रहा है कि undue influence हुआ हुआ है, जैसे कि पेशेंट और डॉक्टर का जो रिश्ता था, वकील और क्लाइंट का जो रिश्ता था। अब क्योंकि डॉक्टर और पेशेंट के केस में आपको पता है कि डॉक्टर उस डोमिनेटिंग पोजीशन में होता है कि वो पेशेंट की विल को डोमिनेट कर सकता है, तो यहां पे सिर्फ इन दोनों का रिलेशन ही इस बात को बता देता है कि अनड्यू इन्फ्लुएंस है। यहां पे बर्डन ऑफ प्रूफ डोमिनेटिंग पार्टी पे जाता है कि मैंने अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं किया इसके साथ, ठीक है। यहां पे बर्डन ऑफ प्रूफ जा रहा है डोमिनेटिंग पार्टी की तरफ, जहां पे प्रिजम्पशन ऑलरेडी है कि अनड्यू इन्फ्लुएंस होगा। लेकिन फिर आपने कुछ केसेस ऐसे पढ़े जैसे कि लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट का पढ़ा, ठीक है, एक डोमिनेट है एक नहीं है, लेकिन यहां पे गुमान नहीं किया जाता कि ऑलरेडी अनड्यू इन्फ्लुएंस होगा। यहां पे अगर अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है तो जो वीकर पार्टी है जो कह रही है कि मेरे साथ अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है, जैसे कि लैंडलॉर्ड है टेनेंट में टेनेंट है, तो वो टेनेंट प्रूफ करेगा। तो प्रूफ कौन करेगा? टेनेंट करेगा कि अनड्यू इन्फ्लुएंस मेरे साथ। ठीक है, in cases where there is a presumption of undue influence, the burden of proving that the person who was in a position to dominate the will of another did not use his position to obtain an unfair advantage will lie upon the person who was in a position to dominate the will of other. ठीक है, he can rebut or oppose the presumption by arguing the full disclosure of fact was made that the price was adequate. ठीक है, वो तमाम चीजें बताएगा कि भाई जब वो प्रूफ करेगा डोमिनेटिंग पोजीशन वाला कि मैंने इन्फ्लुएंस नहीं करा, वो पूरा बताएगा कि भाई आर्ग्यू में क्या क्या चीजें देगा, फुल डिस्क्लोजर देगा, फैक्ट्स का तमाम सच्चाइयां बताएगा, ये भी बताएगा कि जो प्राइस मैंने पे करी है या ली है वो भी बिल्कुल मुनासिब थी, और तीसरा ये भी बताएगा, ये भी चीज प्रूव करेगा कि इस शख्स के पास इंडिपेंडेंट एडवाइस लेने का भी मौका था, कि ये किसी भी इंडिपेंडेंटली जाके एडवाइस ले सकता था। ठीक है, तो अब अनड्यू इन्फ्लुएंस में बर्डन ऑफ प्रूफ अगर देखें तो केस टू केस वेरी कर रहा है, कि वो केसेस भी हैं जहां पे हम अज्यूम करते हैं कि यहाँ तो अनड्यू इन्फ्लुएंस हर हाल में होगा, तो उन केसेस में अनड्यू इन्फ्लुएंस में जो बर्डन ऑफ प्रूफ आ रहा है वो कहाँ पे आ रहा है? वो आ रहा है उनके ऊपर जो कि लोग इन डोमिनेटिंग पोजीशन में। और दूसरे में अगर आप देखें जिन केसेस में हम कहते हैं कि अनड्यू इन्फ्लुएंस, खुद से गुमान नहीं कर लेते कि इनका रिश्ता ही बता रहा है कि अनड्यू इन्फ्लुएंस होगा, ठीक है, एक डोमिनेट है एक नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अनड्यू इन्फ्लुएंस हर हाल में होगा। ठीक है, वहां पे आपको प्रूफ करना होगा, बर्डन ऑफ प्रूफ उस पे आएगा, वो वीकर पार्टी के ऊपर आएगा, जो पार्टी वीक है, कि जनाब बर्डन ऑफ प्रूफ मेरे ऊपर आ रहा है कि मैंने प्रूफ करना है। ठीक है, इफेक्ट्स देख लेते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस के, जैसे हमने कोवर्जन के देखे थे। When consent to an agreement is caused by undue influence, the agreement is a contract voidable at the option of the party whose consent was so called. वही बात है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में undue influence हुआ है तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो voidable है उस पार्टी के ऑप्शन पे जिसका consent caused हुआ है undue influence. Any such contract may be set aside either absolutely or if the party who was entitled to void it has received any benefit thereunder on such terms and conditions as the court may seem just. ठीक है, बेसिकली वो कह रहे हैं कि आपके जो इफेक्ट्स हैं, कह रहे हैं कि जो भी दर हकीकत ये भी यही कह रहे हैं कि रिस्टोरेशन और बेनिफिट कर दें, कि जो भी एजरीफ पार्टी अगर उसने कोई बेनिफिट लिया हुआ है तो वो वापस कर दे।
ठीक है, तो रिस्टोरेशन बेसिकली अंडर इन्फ्लुएंस में भी हो जाएगी। ये फैक्ट्स हैं इसके। ठीक है, फिर मजीद हम आगे चलते हैं। अनकॉन्शनेबल ट्रांजैक्शन। देखिए, बर्डन ऑफ प्रूफ बेसिकली आपने दो तरह के केस पढ़े ना अंडर इन्फ्लुएंस में। पहला आपने पढ़े कुछ ऐसे रिश्ते आपने देखे जिनमें हम कहते हैं ए बी सी केसेस जो आपने देखे थे, हमने कहा अगर इन केसेस में कोई रिश्ता आ रहा है तो भाई पक्की बात है अंडर इन्फ्लुएंस हुआ होगा, हम खुद से ही गुमान कर लेंगे, सिर्फ अगर रिश्ता ही प्रूव हो जाए। ठीक है, तो वहां पे जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो डोमिनेटिंग पार्टी पे आएगा कि डोमिनेटिंग पार्टी जो थी ना जिसपे लाई हो रहा होगा कि तुमने अंडर इन्फ्लुएंस किया है, वहां पे हम उसको बोलेंगे कि आप प्रूव करें कि आपने अंडर इन्फ्लुएंस नहीं किया। फिर वो आपको प्रूव करने के लिए फुल डिस्क्लोजर ऑफ फैक्ट्स भी देगा, ये भी बताएगा कि जो प्राइस वगैरह थी वो भी बिल्कुल मुनासिब थी। फिर तीसरी चीज वो ये भी बताएगा कि भाई ये जो वीकर पार्टी थी इसके पास इंडिपेंडेंटली एडवाइस लेने का टाइम था, अलाउ था, ये ले सकता था। ठीक है, दूसरे केस में अगर हम आते हैं, दूसरी साइड हम आते हैं तो हम देखते हैं कि अंडर इन्फ्लुएंस जो है दूसरी साइड आपकी, दूसरी साइड कौन सी है, जिन केसेस के अंदर अंडर इन्फ्लुएंस जो है वो नहीं हुआ हुआ। ठीक है, जिन केसेस के अंदर हम अज्यूम करेंगे कि अंडर इन्फ्लुएंस नहीं हुआ हुआ, गुमान नहीं करते, उन केसेस में क्या होता है, उन केसेस में जो वीकर पार्टी होती है उसके ऊपर अंडर इन्फ्लुएंस आता है। ठीक है, कि वो प्रूफ करेगी कि अंडर इन्फ्लुएंस मेरे साथ हुआ है, वीकर पार्टी के ऊपर आएगा। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं अनक्वेश्चनेबल ट्रांजैक्शन। ठीक है, अनक्वेश्चनेबल ट्रांजैक्शन पे चलते हैं। अनफेयर, यहां तक अंडर इन्फ्लुएंस में किसी को कुछ पूछना है? ठीक है, अनफेयर और अनरीजनेबल बार्गेन्स बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ अनकॉन्शनेबल ट्रांजैक्शंस। ठीक है, अनकॉन्शनेबल ट्रांजैक्शन भी कभी कभी अंडर इन्फ्लुएंस में आ जाती हैं। किस तरह से देखते हैं, वो होती क्या है पहले तो देख लेते हैं। देखें, अनफेयर एंड अनरीजनेबल बार्गेन्स बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ अनकॉन्शनेबल ट्रांजैक्शन, की जो आपके अनरीजनेबल बार्गेन्स होते हैं या अनफेयर ट्रांजैक्शन होती हैं वो हम कहते हैं कि unconscionable transactions में आती हैं। These are such transactions whereas between two contracting parties, one in a dominant position and makes an exorbitant profit of the other distress. Basically होता क्या है ये ट्रांजैक्शन या अनफेयर बार्गेन, इसमें होता ही है कि दोनों कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज में एक डोमिनेंट होती है और वो जो डोमिनेंट होती है वो अगले की मजबूरी का फायदा उठा के उससे एक्स्ट्रा प्रॉफिट ले रही होती है। नॉर्मली ये मनी लैंडिंग ट्रांजैक्शन में होता है कि जो आपके जो सूदखोर बैठे हुए, नॉर्मली आपके जो सूदखोर बैठे हुए हैं वो क्या करते हैं, वो ये हरकत करते हैं कि मनी लैंडिंग ट्रांजैक्शंस के ऊपर वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रहे होते हैं ना। जैसे कुछ लोग हैं बेचारे, उनको बैंक से पैसे नहीं मिल पाते उनके स्टेटमेंट की वजह से, लोन वगैरह, तो वो क्या करते हैं, अदर देन बैंक जाते हैं। अदर देन बैंक आप देखें तो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज होती हैं, वो वहां भी नहीं जाते, वो जाते हैं उन बनियों के पास जो कि पैसे देते हैं सूद पे, या पर वो लोग जो सूद का काम कर रहे हैं गैर कानूनी तौर पे, जब उनके पास जाते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, बेसिकली उनको पता है कि ये शख्स जरूरत के तहत आया है, तो वो यकीन माने 1 लाख रुपए पे 10,000 रुपए महीने तक इंटरेस्ट ले रहे होते हैं। मतलब इतना ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहे होते हैं, वहां पे वो अंडर इन्फ्लुएंस आ रहा होता है। ठीक है, ये बेसिकली होती है अनकॉन्शनेबल ट्रांजैक्शंस। तो नॉर्मली अनफेयर बार्गेन होती है, लेकिन आगे पढ़े हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, जहां पे अगला दूसरे की मजबूरी का फायदा उठा के उससे एक्स्ट्रा प्रॉफिट बना रहा है। ठीक है, अब देखें हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। Unconscionable bargains takes place mostly in money lending transaction where the money lenders charge high rate of interest from needy borrowers. The presumption of undue influence on the ground of high rate of interest is raised only when the following two things are proved. कहते हैं अनकॉन्शनेबल ट्रांजैक्शन, जो अनकॉन्शनेबल बार्गेन होते हैं, जो अनफेयर बार्गेन होते हैं, वो नॉर्मली मनी लैंडिंग ट्रांजैक्शंस में होते हैं, जहां पे मनी लैंडर जो है वो नीडी बोरोवर्स से उनकी मजबूरी का फायदा उठाते हुए बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अंडर इन्फ्लुएंस यहाँ पे गुमान कर लिया जाएगा अगर दो कंडीशंस प्रूव हो जाए। पहली, दैट द मनी लेंडर वाज इन अ पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अदर, कि मनी लेंडर इस पोजीशन में है कि वो अगले के विल को डोमिनेट कर सकता है। दूसरी, दैट द बार्गेन इज अनरीजनेबल, मतलब एक अनरीजनेबल बार्गेन है। फॉर एग्जांपल मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है 7%, आप ले रहे हैं 70%,
ये क्या आप कर रहे हैं, आप हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं बहुत ज्यादा, तो ये बेसिकली अनकॉन्शनेबल ट्रांजेक्शन कन्वर्ट हो गई है अनड्यू इन्फ्लुएंस के अंदर। इसके अंदर अनड्यू इन्फ्लुएंस पा लिया गया है, ठीक है। मजीद हम आगे चलते हैं। इन सच केसेस द लॉ presumes that consent must have been obtained by undue influence and the burden of proving that there was no undue influence lies on the creditor। और यहाँ पे undue influence आपका मनी लेंडर के ऊपर आएगा, आपके क्रेडिटर के ऊपर आएगा। अगर दोनों ऊपर वाली कंडीशंस आपकी प्रूफ होती हैं तो हम कहते हैं कि अनकॉन्शनेबल ट्रांजैक्शन के अंदर अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है, और जो आपके पास बर्डन ऑफ प्रूफ आएगा वो क्रेडिटर के ऊपर है। क्वेश्चन देखते हैं। अनड्यू इन्फ्लुएंस एंड अनकॉन्शनेबल ट्रांजैक्शन में क्या फर्क है? देखिए फर्क है ना, अनड्यू इन्फ्लुएंस तो कभी पाया जाएगा अनकॉन्शनेबल ट्रांजैक्शन में, कभी नहीं पाया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक कंडीशन प्रूव हो गई कि हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट तो चार्ज किया उसने, लेकिन मनी लेंडर इस पोजीशन में नहीं था कि वो विल को डोमिनेट कर सकता हो, तो फिर अनड्यू इन्फ्लुएंस थोड़ी हुआ इसमें। बादों का होता है मनी लेंडर बोलेगा मैं इसकी विल को डोमिनेट थोड़ी कर सकता था। हाँ ठीक है, मैं हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन अब कोई बंदा अगर बैंक से भी लोन ले सकता है, उसके बाद भी वो मनी लेंडर के पास जा रहा है, तो वहां पे मनी लेंडर इस पोजीशन में नहीं है कि उसकी बिल को डोमिनेट कर सके, वो तो बैंक से भी ले सकता था। मनी लेंडर ने कहा ये खुद आया है, इसने कहा, मैंने तो कहा भाई मैं तो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लेता हूँ, आप बैंक जाओ, उसने कहा नहीं मैं बैंक नहीं जाऊंगा, मैं तो आपसे लूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे सीन क्या है, यहाँ पे बेसिकली अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा, क्योंकि ठीक है हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट तो है, लेकिन डोमिनेटिंग पोजीशन नहीं है क्रेडिटर की इधर, ठीक है। मजीद आगे चलते हैं। Nowadays हाई प्राइजेस के हिसाब से पढ़ लें। As regards exorbitant price charged by the trader, it is never considered case of undue influence। अगर कोई ट्रेडर हाई प्राइस चार्ज कर रहा है, फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट है वो एक ही शॉप में मिलती है और वो उसकी हाई प्राइस चार्ज कर रहा है, तो कल को आप शॉप में ये खड़े नहीं हो जाइए कहने की अनड्यू इन्फ्लुएंस कर रहे हो तुम, कि मेरी मजबूरी का फायदा उठा रहे हो, हमारी मजबूरी का फायदा उठा रहे हो, क्योंकि इस प्रोडक्ट सिर्फ तुम्हारे पास है इसलिए तुम हाई रेट में बेच रहे हो। नहीं, वो अनड्यू इन्फ्लुएंस में नहीं आता, एक्सेप्शन है। As regards exorbitant price charged by the trader, it is never considered a case of undue influence। ये एक्सेप्शन है, ठीक है, कि अगर कोई ट्रेडर जो है वो किसी प्रोडक्ट वगैरह की हाई प्राइस चार्ज कर रहा है बहुत ज्यादा किसी भी वजह से, तो वो अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं है, ठीक है सर। अच्छा ये है जी पर्दा नशी वुमेन, इसको आप जरा घर से पढ़ लिएगा। फिर आपके पास आता है डिस्टिंक्शन बिटवीन कोवर्जन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस, ये भी आप घर से पढ़िएगा, कल की क्लास में पूछिएगा। पर्दा नशी वुमेन में भी कुछ समझ में ना आया हो तो वो भी कल की क्लास में पूछिएगा। ये देने का मतलब ही इसलिए होता है कि आप थोड़ा घर से किताब खोल लें, क्योंकि वैसे तो आप में से कोई किताब खोलेगा नहीं। बहुत कम ही बच्चे ऐसे हैं जो घर में पढ़ रहे हैं, बहुत कम बच्चे ऐसे हैं, क्योंकि उनके मुझे मैसेज आते हैं सवालों के, तो मुझे अंदाजा हो जाता है कि वो पढ़ रहे हैं। व्हाट्सएप ग्रुप पे आपकी जो स्ट्रेंथ है वो तकरीबन 110 लोग हैं, रोजाना ही कोई ना कोई मैसेज कर रहा होता है सर मुझे ग्रुप में ऐड कर ले, लेकिन जब मैं इधर देखता हूँ तो क्लास में स्टूडेंट कम होते हैं। हो सकता है मॉर्निंग की क्लास है इस वजह से कुछ की आंख ना खुलती हो, क्योंकि रिकॉर्डेड लेक्चर की फैसिलिटी अवेलेबल, अगर वो ना होती तो लाजमी आंख खुल जाती। सर अगर हाई प्राइस चार्ज करना अनड्यू इन्फ्लुएंस क्यों नहीं है? क्योंकि लॉ ने मना करा है इसलिए नहीं है। जब लॉ ने खुद मना कर दिया तो लॉ से तुम सवाल क्यों पूछ रहे हो? ये सवाल तो तुम नहीं पूछ सकते ना कि सर कत्ल, एक कत्ल की सजा भी फांसी है और दो कत्ल की सजा भी फांसी है, ऐसा क्यों? सर प्लीज टेल विच बुक शुड बी कंसल्ट। लीजिए अब देखें, ये 6ठी 7वीं क्लास में एक साहब पूछ रहे हैं कि कौन सी बुक से मैं कंसल्ट करूं। MC कुच्चल की किताब है सर। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं हम मिसरिप्रेजेंटेशन की तरफ। और कोई क्वेश्चन है किसी का इंडियन प्लस या कोवर्जन से लिंक? ठीक है सर, आगे चलते हैं हम। मिसरिप्रेजेंटेशन, देखें, अ रिप्रेजेंटेशन मींस अ स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन क्या होती है? किसी भी फैक्ट को प्रेजेंट कर देना, किसी भी स्टेटमेंट को,
प्रेजेंट कर देना किसी के सामने, हम कहते हैं कि ये रिप्रेजेंटेशन हो गई। क्लियर? डेफिनेशन पे डायरेक्ट आते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 18, मिसरिप्रेजेंटेशन मीन्स एंड इंक्लूड। ठीक है, अब देखें इंक्लूड क्या क्या चीजें इसके अंदर। The positive assertion in a manner not warranted by the information of the person making it of that which is not true though he believes it to be true। आसान अल्फाज में सुनिए, कोई भी ऐसी असर्शन देना, कोई भी ऐसा स्टेटमेंट देना जो कि आपको खुद लगता हो सच हो लेकिन दर हकीकत वो सच ना हो। किस तरह? मिस्टर ए जो है अपनी लैंड सेल कर रहे हैं, ठीक है, या मिस्टर ए जो है अपनी लैंड सेल कर रहे हैं, ठीक है, वो कह रहे हैं कि यहाँ पे जो प्रोडक्शन होती है वो 35,000 केजीज ऑफ व्हीट की होती है, लेकिन उनको क्या लग रहा है कि 35,000 केजीज ऑफ व्हीट की हो रही है। उनको भी ऐसा ही लगता है खुद को, जो सेलर है, लेकिन सच क्या है कि वो सिर्फ 30,000 ऑफ व्हीट की हो रही है, 30,000 केजी ऑफ व्हीट की होती है प्रोडक्शन, जो सच है। लेकिन अब देखें ये क्या है, ये एक पॉजिटिव असर्शन है कि मिस्टर ए को भी ऐसा लगता है कि ये एक पॉजिटिव असर्शन है। क्यों? क्योंकि मिस्टर ए को भी ऐसा लग रहा है कि ये चीज सच है जो कि दर हकीकत सच नहीं थी। ठीक है, उनको खुद भी लगता था। क्लियर है? उनको खुद लग रहा है कि हाँ ये चीज सच है लेकिन ये सच नहीं है। उन्होंने कहा कि यहाँ पे 35,000 केजी की प्रोडक्शन होती है, लेकिन दर हकीकत वहां पे 30,000 केजी होती है। मतलब उनको खुद ऐसा लगता है कि 35 होती है, उनको खुद नहीं पता कि एक्चुअल प्रोडक्शन तो सिर्फ 30 की होती है, और वो इस बेस पे बी को एक असर्शन दे रहे हैं। तो ये बेसिकली एक पॉजिटिव असर्शन है जो कि मिस रिप्रेजेंटेशन का केस है। क्योंकि देखिए मिस रिप्रेजेंटेशन अनइंटेंशनली होती है, इंटेंशनली कोई नहीं करता। फ्रॉड इंटेंशनली होता है कि जानबूझ के आप कर रहे हैं, मिस रिप्रेजेंटेशन होती है अनइंटेंशनली। तो उसको खुद लग रहा था कि मैं 35,000 की प्रोडक्शन होती है, लेकिन दर हकीकत वहां सिर्फ 30,000 की प्रोडक्शन होती है। क्लियर? तो ये एक मिस रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट आप आए, any breach of duty which without an intent to deceive gains an advantage to the person committing it or anyone claiming under him by misleading another to his prejudice or to prejudice of anyone claiming under him। कोई भी ऐसी चीज जो ब्रिच ऑफ ड्यूटी है आपकी, कि विदाउट एन इंटेंट टू डिसीव। देखें इंटेंशन टू डिसीव हो तो फिर तो वो फ्रॉड हो जाता है। ठीक है, विदाउट एन इंटेंट टू डिसीव का मतलब ये होता है कि आपकी धोखा देने की नियत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप मिस्टर ए से उनकी फैक्ट्री परचेज कर रहे थे, ठीक है, आप मिस्टर ए से उनकी फैक्ट्री परचेज कर रहे थे, और जिस वक्त आपने उसके फाइनेंशियल देखे थे उसका टर्नओवर था 5 मिलियन। उसका टर्नओवर कितना था, सेल्स कितनी थी, 5 मिलियन। तो यही चीज देख के आप परचेज कर रहे थे, क्या सेल वेल तो अच्छी है। अब क्योंकि आपकी डीलिंग 3-4 महीने तक चलती रही, और डीलिंग के वक्त क्या हुआ, जब एग्रीमेंट साइन हो रहा था उसकी जो प्रोडक्शन थी वो बेसिक, उसकी जो सेल थी वो बेसिकली गिर के 2 मिलियन पे आ गई थी। लेकिन यहाँ पे एक ब्रिच ऑफ ड्यूटी था। ठीक है, मिस्टर ए को चाहिए था कि वो आपको बताते, लेकिन उन्हें ऐसा लगा कि वो बताएंगे तो यार ये तो डील खत्म हो जाएगी, तो उन्होंने आपको नहीं बताया। उन्होंने आपको नहीं बताया क्योंकि उनको पता था अगर वो आपको बताएंगे तो शायद आप नहीं खरीदें या बात और लंबी चले। उन्होंने आपको नहीं बताया, तो बेसिकली उन्होंने ब्रिच ऑफ ड्यूटी करा, और ब्रिच ऑफ ड्यूटी के केस में भी आप जो है वो मिस रिप्रेजेंटेशन के केस में आ गए। ठीक है, थर्ड वन, causing however innocently a party to an agreement to make as a substance of the thing which is subject to the agreement। innocently आप खुद से कोई मिस्टेक कर ले। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं आपको बताऊं, आपकी एक बाइक थी, आप एक बाइक वाले के पास गए बाइक खरीदने। ठीक है, आप एक बाइक वाले के पास बाइक खरीदने गए और आप उससे बाइक खरीद रहे थे, उससे आपने बोला कि भाई ये फ्री, उसने आपको बोला ये फ्री फ्रॉम ऑल डिफेक्ट्स है, इनोसेंटली। ठीक है, उसने आपको बोला ये फ्री फ्रॉम ऑल डिफेक्ट है, इसमें कोई डिफेक्ट नहीं है, 0 मीटर है, लेकिन उसमें कोई बिल्ट इन डिफेक्ट है। जैसे कि अगर मैं बात करूं आपकी जो होंडा सिविक है, नहीं, इसके अंदर बैटरी का प्रॉब्लम है। ठीक है, या इससे पहले जो आपकी सिविक रिबॉर्न आई थी उसका भी मसला था कि वो कुछ अर्से बाद अपनी जो की है वो पहचानना भूल जाती थी।
ठीक है, तो स्टार्ट में प्रॉब्लम करती थी। अब अगर आप किसी शोरूम पे परचेज करने जाएं तो वो आपको बोलेगा कि जनाब ये जो केस है ये फ्री फ्रॉम ऑल डिफेक्ट्स है, ठीक है, ये फ्री फ्रॉम ऑल डिफेक्ट है, लेकिन उसमें एक बिल्टन डिफेक्ट है, ये एक बिल्टन डिफेक्ट है, तो ये इनोसेंटली मिस्टेकनली वो कह रहा है। लेकिन वो अलग बात है जब तक आपको वो चीज पता चलती है टाइम बार्ड हो चुका होता है, तो आप वहां पे जाके उसको वाइडेबल नहीं कर पाते क्योंकि वो ऑलरेडी टाइम बार्ड हो चुका होता है। ठीक है, तो ये एक बिल्टन डिफेक्ट है जो उसमें आया। ठीक है, तो ऐसी कोई हरकत अगर हो रही है तो ये भी एक मिसरिप्रेजेंटेशन में आ रही है। तो तीनों चीजें मिसरिप्रेजेंटेशन में आती है, पॉजिटिव असर्शन, ब्रीच ऑफ ड्यूटी और मिस्टेक। ठीक है, ये भी एक मिसरिप्रेजेंटेशन में आता है। अच्छा जी, किसी को यहाँ तक कुछ पूछना है? क्योंकि आगे फिर वही, अच्छा सॉरी पूछ ही लेता हूँ। सर बी वाली ऑप्शन काइंडली दोबारा बता देखें। बी था बेसिकली ब्रीच ऑफ ड्यूटी। ठीक है, ब्रीच ऑफ ड्यूटी किस तरह से कि जब आप उसका बिजनेस परचेज कर रहे थे उसका टर्नओवर 5 मिलियन था, वही देख के आप परचेज कर रहे थे क्योंकि वो चीज आपके लिए अट्रैक्टिव थी। लेकिन डीलिंग चलती रही 3-4 महीने, और 3-4 महीने के दौरान क्या हुआ, टर्नओवर गिर के आपका आ गया 2 मिलियन पे। लेकिन वो शख्स ने आपको बताया नहीं एग्रीमेंट के वक्त, वो बताता तो शायद आप रुक जाते। उसने क्या करा, उसकी ड्यूटी थी बताना, लेकिन उसने अपनी ड्यूटी तोड़ी, उसने बताया नहीं विदाउट इंटेंट टू डिसीव। आपको धोखा नहीं दे रहा था वो, क्योंकि आज 2 मिलियन हुआ है, हो सकता था दोबारा कल को 5 मिलियन हो जाए। धोखा तो नहीं है ना। ठीक है, तो ये चीज थी, लेकिन ये नहीं हो सका, उसने आपको नहीं बताया, तो ये दर हकीकत एक ब्रिज ऑफ ड्यूटी करी। ठीक है, और ये मिस रिप्रेजेंटेशन में। क्लियर? देखो मिस रिप्रेजेंटेशन में वही मैंने दोबारा बता दें, मतलब देखो उसमें तीन चीजें हैं, एक तो पॉजिटिव असर्शन है, एक ब्रीच ऑफ ड्यूटी है, और एक आपके पास मिस्टेक है। पॉजिटिव असर्शन क्या थी कि आपको लगता था कि एक बात सच है, लेकिन दर हकीकत वो सच नहीं थी। जैसे कि आपको लगता था कि आपकी जो जमीन है उस पर जो वीट की प्रोडक्शन होती है वो 35,000 kg होती है पर मंथ। आपने यही कह के आगे सेल आउट करी, लेकिन दर हकीकत उस पर सिर्फ 30,000 kg पर मंथ की प्रोडक्शन होती है। ठीक है, आपको भी 35 लगता था, तो बाद में ये बात पता चली, तो ये भी एक मिसरिप्रेजेंटेशन है। इसी तरह ब्रीच ऑफ ड्यूटी मैंने ऑलरेडी अभी बताया। मिस्टेक, क्या आप एक कार सेल आउट कर रहे हैं, आपको लग रहा था इसमें कोई डिफेक्ट नहीं है, आप सॉरी आप एक शोरूम में बैठे हैं, कंपनी से 0 मीटर कार आई है, लाभनी बात है, कोई डिफेक्ट नहीं होगा, मैं या आप कोई भी यही सोचेगा जीरो डिफेक्ट है। ठीक है, लेकिन उसके अंदर अगर कोई बिल्टन डिफेक्ट आ जाता है तो ये बेसिकली एक इनोसेंट मिस्टेक हुई है आपसे, जिसकी बेस पे आपको सेल कराई है। कंपनी भी ऐसा करती है तो वो इनोसेंटली आपको सेल कर रही है। बिल्टन डिफेक्ट है, इफेक्ट नहीं है। बिल्टन डिफेक्ट मतलब मैन्युफैक्चरिंग के वक्त सही है। नहीं, ये फ्रॉड नहीं हुआ, उसकी इंटेंशन टू डिसीव नहीं थी, वो आपको धोखा थोड़ी दे रहा था। 5 मिलियन तो कमाती थी ना कंपनी, उस टाइम सेल गिरी हुई थी, 2 मिलियन हुई हुई थी। हो सकता था वो 3 दिन बाद फिर 2 महीने बाद फिर 5 मिलियन पे बढ़ जाए। ठीक है, वो बेनिफिट जरूर ले रहा है और बताना उसकी जरूरत थी, उसको बताना चाहिए था, लेकिन ये फ्रॉड नहीं है। फ्रॉड अभी आप पढ़ेंगे आगे जाके कि फ्रॉड इज अ डिफरेंट थिंग। फ्रॉड एक अलग चीज होता है, उसमें तो पहुंचाना ही अगले को नुकसान होता है, इसमें वो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। अच्छा जी, और कुछ? अच्छा जी, इसको हम यहीं तक रखते हैं आज की क्लास को। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मैं जो है आपको फ्रॉड और बाकी चीज़ें कराता हूँ। ये चैप्टर हमारा इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसको ज़रा देख लीजिएगा, और ये भी याद रखिएगा कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ख़त्म होते ही मैं 1 हफ्ते बाद ही उसका टेस्ट ले लूँगा, और मेरे साथ साथ पढ़ते रहे। बहुत से स्टूडेंट्स तो पढ़ ही नहीं रहे, खैर मैं तो किताब भी नहीं खोल रहे। कुछ स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ रहे हैं, तो उनको खुद बेनिफिट हो जाएगा एंड में, क्योंकि वो जब रिजल्ट आता है तो फिर अंदाजा हो जाता है स्टूडेंट को कि किसने पढ़ा किसने नहीं पढ़ा। और जो नहीं पढ़ रहे उनके लिए तो अब ये 5 चैप्टर ऐसे ही हो गए, उनको समझने में उतना ही टाइम लगेगा जितना उनको पहली दफा में लगा। ठीक है, और अगर आप बैठ के एक रिकॉर्डेड लेक्चर भी सुन रहे तो भी आपको उतना ही टाइम लगना है। आपके रोजाना के 2 घंटे वेस्ट हो 1.5 घंटा वेस्ट होगा। ठीक है, तो इसको मैं यहीं तक रखता हूँ, यहाँ पे मैं एंड कर रहा हूँ क्लास। अगर कुछ पूछना है तो कुछ पूछ लें। ठीक है, मैं पढ़ने इसको एंड कर देता हूँ। पूछना चाहते हैं तो पूछ लें आप लोग।
ठीक है सर, कोई नहीं पूछ रहा, 1 मिनट, एक सवाल पूछ लिया किसी ने। ए पॉइंट है पॉजिटिव असर्शन। ठीक है, कि आपने किसी को ये कहा कि आपको लगता है कि ये स्टेटमेंट सच है, आपको खुद भी लगता है, लेकिन वो दर हकीकत सच नहीं था। जैसे कि मैंने एक वीट की एग्जांपल दी ना, कि आपको लग रहा है कि इस जमीन पे इतनी प्रोडक्शन होती है, लेकिन दर हकीकत उस पर इतनी प्रोडक्शन नहीं, और यही कह के आपने आगे सेल कर दी। ठीक है, यही कह के आपने आगे सेल कर दी जमीन। आपको भी लगता था कि हाँ यार 35,000 kg प्रोड्यूस हो रहा है, आपने यही बात आगे कोट कर दी, लेकिन ओरिजिनली उस पर इतना प्रोड्यूस नहीं होता था। ठीक है, तो ये बेसिकली पॉजिटिव असर्शन है, जो तुम्हें खुद भी लग रहा था कि सच है, और यही कह के तुमने आगे बेचा, लेकिन दर हकीकत वो सच नहीं था। देखिए, सूट तो फाइल होगा ना, लाजमी सी बात है, जब कॉन्ट्रैक्ट मिसरिप्रेजेंटेशन की वजह से भी वाइडेबल है तो सूट तो फाइल होगा। ठीक है, सूट फाइल होगा ना, जब वाइडेबल है तो आपके ऊपर ऑप्शन है कि आप रिसेंट करें या अफर्म करें। रिसेंट करते हैं तो आपने सूट ही फाइल करना है। इफेक्ट ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस दोबारा समझा दें, इफेक्ट्स ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या है? रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट्स हो जाएगा, अगर तुमने कोई बेनिफिट लिया है अनड्यू इन्फ्लुएंस से, या अगले ने कोई लिया है, तो वो रीस्टोर हो जाएगा, वापस ही हो जाएंगे। सर हमारी फिजिकल क्लासेस यहीं से स्टार्ट होंगी, ये नहीं पता मुझे, ये मैंने लॉ में कहीं नहीं पढ़ा, ये तुम आईसीएम में से पता करना। बर्डन ऑफ प्रूफ रिपीटिंग द, देखिए बर्डन ऑफ प्रूफ का क्या था, रिपीटिंग द प्रिजम्पशन का, कि कुछ रिश्ते आपने ऐसे पढ़े थे जहां पे हमने ये पढ़ा था कि अगर सिर्फ यही प्रूफ हो, ये रिश्तों को ही देख के, जैसे कि पुलिस और एक्यूज का रिश्ता, ठीक है, इसको देख के ही पता चल जाता है कि इस केस में अंडर इन्फ्लुएंस होगा। तो यहाँ पे डोमिनेटिंग पार्टी जो था, जो पुलिस ऑफिसर था, उसको प्रूव करना है कि मैंने अंडर इन्फ्लुएंस नहीं किया। फिर वो उसके लिए वो तीनों चीजें देगा। ठीक है, वो डिस्क्लोजर ऑफ फैक्ट्स भी देगा, वो प्राइस को भी बताएगा एडुकेट की, और तीसरी चीज भी बताएगा कि इसके बाद इंडिपेंडेंट एडवाइस लेने का ऑप्शन भी था। तो ये बेसिकली उसको प्रूव करना है। ठीक है, लेकिन कुछ केसेस हमने ऐसे देखे जहां पे अंडर इन्फ्लुएंस है लेकिन कंफर्म नहीं होता। ठीक है, तो वहां पे जो वीकर पार्टी है, जो बोलेगी मेरे साथ अंडर इन्फ्लुएंस है, उसको प्रूव करना पड़ता है। सर आप ऑनलाइन क्लास कंटिन्यू रखेंगे? पता नहीं, मुझे भी इस बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, बहरहाल मेरे ख्याल से शायद कंटिन्यू रहेंगी। ठीक है सर, यहीं तक रखते हैं। अल्लाह हाफिज।